कहानी शुरू होती है 1984 में बोगोटा, कोलंबिया में। यहाँ हम अपने मुख्य किरदार से मिलते हैं, जो CIA का एक बहुत खतरनाक बम विशेषज्ञ है। वह कुछ ही सेकंड में किसी भी जगह को तबाह कर सकता है। उसके साथ है नेड ट्रेंट, एक सख्त और बेरहम कर्नल। दोनों कोलंबिया के जंगल में एक मिशन पर जाते हैं। उनका लक्ष्य है अमेरिका द्वारा खोजा जा रहा एक बड़ा ड्रग माफिया। जंगल पार करने के बाद वे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम तक पहुंचते हैं, जहां वे हमला करने की तैयारी करते हैं। वे डैम के चारों तरफ बम लगाते हैं और सही समय का इंतजार करने लगते हैं। योजना पूरी तरह सही लग रही थी। उन्हें गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, धमाके ही सब खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी ड्रग माफिया की गाड़ी वहां आती है और रे कुछ ऐसा देखता है जिससे सब बदल जाता है। गाड़ी के अंदर एक छोटी बच्ची होती है। उसे देखकर रे तुरंत मिशन रोकना चाहता है। वह किसी मासूम बच्ची की मौत नहीं चाहता, लेकिन ट्रेंट मना कर देता है। वह कहता है कि दुश्मन को खत्म करने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। रे जल्दी से डैम की तरफ भागता है ताकि बम बंद कर सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तुम यह नहीं कर पाओगे। धमाका अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर देता है और यह हादसा हमेशा के लिए हमारे हीरो के दिमाग में बस जाता है। नदी से बाहर निकलने के बाद ट्रेंट उसे गद्दार कहता है, क्योंकि उसने मिशन रोकने की कोशिश की थी। लेकिन रे चुप नहीं रहता। वह ट्रेंट पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीटता है। वह साफ कहता है कि ऐसे लोगों की वजह से मासूम लोग मारे जाते हैं। उस घटना के बाद रे हमेशा के लिए CIA छोड़ देता है। कई साल बाद कहानी पहुंचती है 90 के दशक के मियामी शहर में। यह शहर नियन लाइट, अपराध और दिखावे से भरा हुआ है। अब रे दुनिया से छिपकर जी रहा है। वह कोई हीरो नहीं रहा। वह अकेला इंसान बन चुका है जो गुप्त तरीके से विस्फोटक से जुड़े काम करता है। उसे ये काम इंटरनेट के पुराने सिस्टम के जरिए अनजान लोगों से मिलते हैं। एक दिन उसे फिर एक रहस्यमयी औरत का फोन आता है। वह कई हफ्तों से उससे मदद मांग रही थी। वह चाहती थी कि रे उन 3 लोगों को मार दे जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रे मना कर देता है। वह कहता है कि वह किराए का हत्यारा नहीं है। वह उसे पुलिस के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन औरत कहती है कि पुलिस भी भ्रष्ट है और कोई मदद नहीं करेगी। फिर भी रे उससे बात करता रहता है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रे को अपनी तरफ खींच रहा था। कोलंबिया की उस घटना के बाद रे पूरी तरह अकेला हो गया था। इतने बड़े और जिंदा शहर में रहने के बावजूद उसके पास कोई नहीं था। उसका एकमात्र साथी उसका बिल्ली क्रोनो था। धीरे धीरे रे उस फोन वाली औरत के बारे में सोचने लगता है। वह छुपकर उसका पीछा करने लगता है और उसकी बातें रिकॉर्ड करके बाद में सुनता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि उस औरत का नाम मे है और उसके अंदर बचपन का बहुत बड़ा दर्द छुपा हुआ है। जब वह छोटी बच्ची थी तब 3 आदमी उसके घर में घुस आए थे। उन्होंने उसके माता पिता को उसके सामने बेरहमी से मार दिया था। उस समय में अलमारी में छुपी हुई थी। उस घटना ने उसे नफरत और बदले की आग में बड़ा किया। मैं कहती है, मेरी माँ ने बहुत दर्द सहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मेरे पिता से सच बुलवाने के लिए मेरी माँ को यातना दी। हमें उसे भी मारना पड़ेगा। मेरे पिता इसके लायक नहीं थे। उन्होंने उनके चेहरे पर मेरा तकिया रख दिया था। उन्हें मार डालो। लेकिन मैं बहुत छोटी थी। रे उसकी कहानी की जांच करता है और समझ जाता है कि मैं सच बोल रही है। मेरे को पहले से पता था कि रे उसका पीछा कर रहा है। वह सिर्फ यह देख रही थी कि क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अब वह साफ कह देती है कि वह और इंतजार नहीं करेगी। वह बदला लेकर रहेगी, चाहे रे उसकी मदद करे या नहीं। दूसरी तरफ हम जॉय से मिलते हैं, जो मियामी के सबसे बड़े और खतरनाक ड्रग माफियाओं में से एक है। उसके साथ उसका बेटा टॉमस भी है, जो घमंडी, गुस्सैल और अपनी हर इच्छा पूरी करने का आदी है, चाहे उसका कोई भी अंजाम हो। जॉय के परिवार की एक आलीशान पार्टी में चारों तरफ पैसा, बॉडीगार्ड और भ्रष्ट नेता दिखाई देते हैं। यहीं पर नेड ट्रेंट भी फिर से नजर आता है। CIA छोड़ने के बाद अब वह इस अपराधी संगठन का सुरक्षा प्रमुख बन चुका है। वह जॉय का सबसे भरोसेमंद आदमी और कार्टेल के सबसे खतरनाक लोगों में से एक है। उसी रात में अपने दुश्मनों के करीब जाने का फैसला करती है। वह एड्रियाना नाम की नकली पहचान इस्तेमाल करके उनके बीच पहुंचती है। उसकी खूबसूरती तुरंत टॉमस का ध्यान खींच लेती है। टॉमस को पूरा भरोसा होता है कि वह जल्दी ही उसे अपना बना लेगा। दूसरी तरफ रे पूरी रात यही सोचता रहता है कि क्या उसे इस मामले में पड़ना चाहिए या नहीं। वह जानता है कि मैं बदला चाहती है, लेकिन अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अगली सुबह शहर में चल रही एक बस में कुछ गुंडे एक लड़की को सबके सामने परेशान करने लगते हैं। बस में डर और तनाव फैल जाता है। कोई भी उनकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता। सब लोग चुप रहते हैं ताकि मुसीबत में न पड़े। तभी रे एक गर्भवती महिला के साथ बस में चढ़ता है। जब वह देखता है कि कोई सीट खाली नहीं है तो वह शांति से अपनी सीट उस महिला को दे देता है। वह किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही महिला बैठती है, एक गुंडा
बदतमीजी से सीट पर कब्जा कर लेता है। वह रे को उकसाने की कोशिश करता है, फिर भी रे शांत रहता है। वह आराम से उस आदमी से सीट छोड़ने को कहता है, लेकिन गुंडा उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसे लगता है कि रे भी बाकी लोगों की तरह कमजोर है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रे बिना कुछ बोले अपनी ऐनक गर्भवती महिला को दे देता है, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब क्या होने वाला है। कुछ ही सेकंड में वह एक साधारण आदमी से खतरनाक फाइटर बन जाता है। वह तेज और सटीक वार करके सभी गुंडों को बुरी तरह पीट देता है। डर के मारे एक गुंडा उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन रे आसानी से चाकू छीन लेता है और उसे बस की खिड़की से बाहर फेंक देता है। फिर वह लड़ाई ऐसे खत्म करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर में टॉमस के और करीब जाती रहती है, हालांकि उसे उससे घिन आती है। एक दिन रेस्टोरेंट में टॉमस बिना पूछे उसे चूम लेता है, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए मे को उसका साथ देना पड़ता है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब चार्ली सामने आता है। वह उन्हीं लोगों में से एक था जिन्होंने मे के माता पिता की हत्या की थी। जब अपराधी उसके सामने एक कर्जदार आदमी को बेरहमी से पीटते हैं तो मे को वही पुरानी घटना याद आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे सालों पहले इन्हीं लोगों ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया था। हालात सहन न कर पाने की वजह से मे बाहर ताजी हवा लेने जाती है, लेकिन वहां उसे एक चौंकाने वाली चीज दिखाई देती है। रे भी वहीं छुपकर उस पर नजर रख रहा होता है। दिन बीतने के साथ मे और टॉमस की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये बात मे को अंदर से परेशान करने लगती है। आखिरकार वह रे से कहती है कि बदला लेने के लिए जो कुछ वह कर रही है उससे उसे घिन महसूस होती है। एक रात रे टॉमस की गाड़ी के बहुत करीब पहुंच जाता है, जबकि टॉमस मे के साथ होता है। टॉमस तुरंत गाड़ी से उतरकर उसका सामना करने आता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह रे को पहचान गया है, लेकिन रे किसी तरह बात संभाल लेता है। हालांकि इस बार उसने खुद को रोक लिया, लेकिन अगली बार शायद ऐसा ना हो। कुछ समय बाद रे आखिर फैसला कर लेता है और मे को फोन करता है। वह उसके सामने 3 शर्तें रखता है। पहली, वह टॉमस और उसके पूरे गैंग से दूर रहेगी। दूसरी, वह कभी सीधे रे को फोन नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर रे खुद उससे संपर्क करेगा। तीसरी, अगर यह सब कोई जाल निकला तो रे खुद उसे मार देगा। अपने अपार्टमेंट की खिड़की से मे एक आदमी को फोन बूथ से दूर जाते हुए देखती है। वह रे था और उसने आखिरकार यह काम स्वीकार कर लिया था। अब बदला शुरू होने वाला था। एक रात रे चुपके से उस वेश्यालय में घुसता है जो ड्रग माफिया के परिवार का था। वह वहां एक दरवाजे पर गुप्त रूप से बम लगा देता है। जाने से पहले वह एक औरत को शराब पीने के लिए बुलाकर उसे बम से दूर कर देता है ताकि वह घायल ना हो। उसी समय अंदर चार्ली एक कर्मचारी को बुरी तरह यातना दे रहा होता है। उस पर संगठन का पैसा चुराने का आरोप था। उस आदमी को बेरहमी से मारने के बाद चार्ली बाहर निकलने लगता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है तभी एक फोन कॉल उसका ध्यान कुछ सेकंड के लिए भटका देती है। उसी पल जोरदार धमाका होता है, पूरा प्रवेश द्वार उड़ जाता है और चार्ली तुरंत मारा जाता है। यह खबर जल्दी ही जॉय और उसके गैंग तक पहुंच जाती है। घटना की जांच करने के बाद नेड ट्रेंट तुरंत समझ जाता है कि यह काम किसी आम इंसान का नहीं है। यह किसी ऐसे आदमी का काम था जिसे विस्फोटकों की बहुत गहरी जानकारी है, यानी एक असली विशेषण। हालांकि टॉमस तुरंत कातिल को ढूंढने निकलना चाहता है, लेकिन ट्रेंट उसे रोक देता है। वह कहता है कि चार्ली की मौत गैंग पर हमला नहीं लगती, यह किसी बहुत निजी बदले जैसा दिखाई देता है। कोई एक एक करके खास लोगों को मार रहा है और पूरी तरह अकेले काम कर रहा है। इसी वजह से जॉय इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ट्रेंट को दे देता है। दूसरी तरफ रे अपने छिपने वाले अड्डे पर लौटता है, जो एक पुराने और सुनसान बंदरगाह पर बना हुआ है। उसकी छिपने की जगह देखकर साफ पता चलता है कि वह हमेशा डर और शक में जीता है। हर तरफ मोशन सेंसर, स्कैनर और सुरक्षा के इंतजाम लगे हुए हैं। पूरा स्थान किसी गुप्त बंकर जैसा लगता है। लेकिन इतना सतर्क इंसान होने के बावजूद रे मे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता। अपनी आखिरी बातचीत में मे ने चार्ली को मारने के लिए उसका धन्यवाद किया था। उसने यह भी कहा था कि शायद काम खत्म होने के बाद वे दोनों मिल सकते हैं। रे मानता है कि मे बहुत खूबसूरत और खास लड़की है, लेकिन वह किसी के साथ भावनात्मक रिश्ता नहीं बनाना चाहता। उसका इरादा साफ है, काम खत्म होते ही वह फिर से शहर छोड़ देगा। उधर जॉय अपने रसूख का इस्तेमाल करके मियामी पुलिस प्रमुख पर दबाव डालता है। वह ट्रेंट को बम निरोधक दस्ते में विशेष एजेंट बनवा देता है। अब ट्रेंट को पुलिस के सारे संसाधनों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है ताकि वह हमलावर को पकड़ सके। जैसे ही ट्रेंट जांच शुरू करता है, उसे एक दिलचस्प बात पता चलती है। पुलिस उस पार्टी में आए मेहमानों की जांच कर रही थी जो ड्रग माफिया ने रखी थी। उसी सूची में टॉमस की नई प्रेमिका एड्रियाना का नाम भी था। ट्रेंट को तुरंत शक हो जाता है। वह पुलिस को आदेश देता है कि मेहमानों की जांच बंद करें
और सिर्फ इस्तेमाल हुए बम पर ध्यान दें। बाकी काम वो खुद संभालेगा। जब एक पुलिस अफसर CIA के पुराने एजेंट की बात मानने से इनकार करता है, तब ट्रेंट सबको अपनी असली ताकत दिखाता है। वह केस में मिले सामान से वहीं एक छोटा बम बना देता है और पुलिस वालों को चुनौती देता है कि अगर वे इतने होशियार हैं तो उसे बंद करके दिखाएं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाता। उसके बाद से सभी लोग बिना सवाल किए ट्रेंट के आदेश मानने लगते हैं। इस बीच में रे की पहली शर्त तोड़ देती है। वह टॉमस की हवेली में रहने चली जाती है। उसे लगता है कि अंदर रहकर वह रे की ज्यादा मदद कर सकेगी, चाहे इसके लिए उसे रोज उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़े जिन्होंने उसके परिवार को बर्बाद किया था। वहां उसे बार बार डैनी की याद आती है। वह भी उसके माता पिता का हत्यारा था और अब माफिया का अकाउंटेंट बन चुका था। एक संदिग्ध मीटिंग के बाद डैनी अपनी कार को ध्यान से चेक करता है। उसे डर था कि कहीं उसमें बम न लगा हो। वह सचमुच गाड़ी के नीचे डायनामाइट ढूंढ लेता है। उसे लगता है कि उसने समय रहते जाल पकड़ लिया, इसलिए वह पार्किंग कर्मचारी को पहले गाड़ी बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है। डैनी खुद जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसकी हैरानी की बात यह थी कि कार आराम से स्टार्ट हो गई। अब उसे लगा कि वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। कुछ ही सेकंड बाद जैसे ही वह जाने लगता है, गाड़ी जोरदार धमाके के साथ फट जाती है। सबके सामने डैनी मारा जाता है। जब ट्रेंट जांच करने पहुंचता है तो उसे एक ऐसा सुराग मिलता है जो उसके सारे शक को सच साबित कर देता है। पार्किंग टिकट पर एक मजाक उड़ाने वाला संदेश लिखा होता है। ऐसा मजाकिया अंदाज वह सिर्फ एक इंसान में जानता था, उसका पुराना साथी रे। अब यह सिर्फ शक नहीं था। ट्रेंट को पूरा यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे रे ही है। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा सच सामने आता है। मैं और ट्रेंट काफी समय से साथ काम कर रहे थे। एड्रियाना की नकली पहचान भी ट्रेंट ने ही बनाई थी। उसी ने मे को माफिया के अंदर भेजा था। उन दोनों का असली मकसद सिर्फ एक था, रे को उसके छिपने की जगह से बाहर निकालना। दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। मे को अपने माता पिता की मौत का बदला मिलेगा और ट्रेंट को उस आदमी को खत्म करने का मौका मिलेगा जिसने CIA में उसका करियर बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब ट्रेंट का धैर्य टूटने लगा था। रे पहले ही 2 लोगों को मार चुका था और अभी तक पकड़ा नहीं गया था। ट्रेंट में को चेतावनी देता है कि अगर रे तीसरे आदमी को भी मार देता है तो उसे पता चल जाएगा कि वह कितना खतरनाक हो सकता है। अगले दिन रे टॉमस के पसंदीदा क्लब में एक नया हमला तैयार करता है। वह एक बदली हुई टेनिस रैकेट और टॉमस के लिए रखे कप का इस्तेमाल करता है। सब कुछ पूरी तरह तैयार था, लेकिन तभी उसे मे क्लब में आती हुई दिखाई देती है। अब बहुत देर हो चुकी थी। रे पहले ही बम का डिटोनेटर चालू कर चुका था। अचानक जोरदार धमाका होता है। पूरा क्लब हिल जाता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। उसी भीड़ का फायदा उठाकर रे वहां से गायब हो जाता है। यहाँ तक कि ट्रेंट भी इस बार हुए विनाश को देखकर हैरान रह जाता है। सुरक्षित जगह पहुंचने के बाद रे बार बार में से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। तभी बोगोटा की पुरानी यादें फिर उसके दिमाग में लौट आती हैं। उसे लगने लगता है कि उसकी वजह से फिर एक मासूम इंसान मर गया। यह सोच उसे अंदर से तोड़ने लगती है। कुछ समय बाद टॉमस का अंतिम संस्कार होता है। जॉय पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन ट्रेंट मुश्किल से थोड़ी सहानुभूति दिखाता है। जब जॉय उसे सवाल करता है तो ट्रेंट ठंडे स्वर में कहता है कि उसका बेटा हमेशा खतरे के करीब रहना चाहता था और अब उसकी कीमत चुका रहा है। गुस्से में जॉय उससे सिर्फ एक बात कहता है, टॉमस के अंतिम संस्कार से पहले कातिल को ढूंढो। उसी रात रे मे के अपार्टमेंट में घुसता है। उसे लगता है कि वह धमाके में मर चुकी है। वहां उसे वह कंप्यूटर मिलता है जिससे दोनों बात किया करते थे और उसके माता पिता की तस्वीर वाला एक लॉकेट भी मिलता है। गहरे अपराध बोध के साथ रे अपने ठिकाने पर लौट जाता है। उसे लगता है कि उसने फिर एक मासूम जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन तभी उसे एक हैरान कर देने वाला संदेश मिलता है, मैं जिंदा थी। हालांकि रे इस बात पर विश्वास करना चाहता है, लेकिन असल में यह ट्रेंड का नया जाल था। उसने एक महिला पुलिस अफसर की मदद से यह योजना बनाई थी ताकि रे बाहर आ जाए। वे रे को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि मे छिपी हुई है और उसे संदेश भेजना चाहती है, लेकिन रे तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह सीधे ट्रेंट से बात करने की मांग करता है। शुरू में ट्रेंट मना कर देता है, लेकिन रे उसे उकसाता रहता है। वह पुलिस वालों को बता देता है कि ट्रेंट को CIA से उसकी हिंसा और खून के प्रति पागलपन की वजह से निकाला गया था। आखिरकार ट्रेंट अपना आपा खो देता है और खुद फोन उठा लेता है। दोनों की बातचीत से साफ हो जाता है कि कोलंबिया से शुरू हुई नफरत अब तक खत्म नहीं हुई। ट्रेंट कहता है कि हमेशा वही डिटोनेटर दबाता था जबकि रे बम बनाता था, लेकिन वह यह भी कहता है कि अब रे अपना नियंत्रण खो रहा है। उसका आखिरी धमाका एक मासूम औरत की जान ले चुका है। यह सुनकर रे अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसने सच में मे को मार दिया। इसी वजह से वह एड्रियाना के अंतिम संस्कार में उसे आखिरी बार अलविदा कहने जाता है। लेकिन जब वह ताबूत के पास पहुंचता है तो एक बड़ा सच सामने आता है। ताबूत में नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत की लाश होती है।
उसी समय में धीरे धीरे चर्च के अंदर आती है। रे पहले ध्यान से जांच करता है कि कहीं यह कोई जाल तो नहीं। तब मैं बताती है कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि ट्रेंट और जॉय की नजरों से गायब हो सके। लेकिन तभी ट्रेंट अपने हथियारबंद आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह ताबूत खोलने का आदेश देता है क्योंकि उसे यकीन था कि अंदर में की लाश होगी। जब उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है, तब वह समझ जाता है कि रे एक बार फिर उससे आगे निकल गया। इसके बाद रे और मे एक होटल में छिप जाते हैं। लंबे समय से जमा डर, तनाव और राज आखिरकार खत्म होने लगते हैं। इतने सारे खतरनाक पलों, रहस्यों और फोन कॉल्स के बाद दोनों पहली बार सच में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब दोनों साथ में नहा रहे होते हैं, तब मैं मानती है कि उसे टॉमस को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना जरूरी था। तभी उसे लगा कि उसके बदले का एक हिस्सा पूरा हुआ है। वह यह भी कहती है कि उसने कभी रे पर शक नहीं किया। उसे पता था कि रे के बम सिर्फ उसी इंसान को मारते हैं जो उसका निशाना होता है, किसी मासूम को नहीं। लेकिन उनकी शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जब रे बाथरूम से बाहर आता है तो मैं गायब होती है। बिस्तर पर सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी होती है, मैं ऐसी औरत नहीं हूं जिस पर तुम भरोसा कर सको। उधर होटल की रिसेप्शन पर मैं चुपचाप निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेंट उसे पकड़ लेता है। वह उसे मजबूर करता है कि वह आगे भी उसके साथ काम करे अगर वह खुद को बचाना चाहती है। मैं दिखावा करती है कि सब कुछ पहले से योजना का हिस्सा था। वह कहती है कि उसने रे को झूठ बोलकर होटल बुलाया था, जैसा उन्होंने तय किया था। हालांकि ट्रेंट ऊपर से उसकी बात मान लेता है, लेकिन साफ कर देता है कि अभी उसका इस्तेमाल खत्म नहीं हुआ है। जब ट्रेंट के आदमी उसे कार तक ले जा रहे होते हैं, तब मे बहाना बनाकर बाथरूम जाती है। वहां वह एक महिला का फोन चुरा लेती है और जल्दी से रे को कॉल करती है। उसकी आवाज सुनते ही रे को लगता है कि मैंने फिर उसे धोखा दिया है। फिर भी वह ट्रेंट के आने से पहले भागने का रास्ता तैयार करने लगता है। और सचमुच जब ट्रेंट के आदमी होटल के कमरे में घुसते हैं, तब तक रे वहां से जा चुका होता है। कमरे में सिर्फ एक बजता हुआ फोन पड़ा होता है। एक माफिया आदमी फोन उठा लेता है। यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। फोन उठाते ही एक खतरनाक जाल सक्रिय हो जाता है। जोरदार धमाका पूरे कमरे को उड़ा देता है। धमाके की वजह से इतनी भयानक चेन रिएक्शन होती है कि होटल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर जाता है। किस्मत से ट्रेंट उस कमरे में दाखिल ही नहीं हुआ था। पूरा होटल अफरा तफरी में बदल जाता है। इस बीच रे होटल की रसोई से भागते हुए जॉय के आदमियों से लड़ता है। वह अपने बचाव के लिए आसपास की हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। लंबी लड़ाई के बाद वह आम लोगों की भीड़ में मिलकर वहां से बच निकलता है। जब ट्रेंट रे को पकड़ नहीं पाता, तो वह मे को सीधे जॉय के पास ले जाता है और सारा सच बता देता है। वह बताता है कि शुरुआत से रे को काम पर रखने वाली मे ही थी, लेकिन अब में भी सच छुपाना बंद कर देती है। वह खुद को एलिस और स्टेंट मुनरो की बेटी बताती है। ये नाम सुनते ही जॉय तुरंत समझ जाता है कि वह कौन है। हालांकि उसके लिए वह घटना बहुत पुरानी बात थी, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूल पाई थी। तभी जॉय एक और बड़ा सच बताता है। उसका बेटा टॉमस मे के माता पिता की हत्या का जिम्मेदार नहीं था। असल जिम्मेदार खुद जॉय था। उस संगठन में हर आदेश सिर्फ उसी के जरिए दिया जाता था। यानी मैं इतने समय से गलत इंसान से बदला ले रही थी। हालात खतरनाक होते देखकर ट्रेंट जॉय को समझाता है कि मे का आखिरी बार इस्तेमाल किया जाए ताकि रे को हमेशा के लिए बाहर निकाला जा सके। उसके बाद जॉय उसके साथ जो चाहे कर सकता है। कुछ समय बाद में फिर से रे से संपर्क करती है। वह उसे दोबारा मिलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन रे मना कर देता है। उसे पूरा शक है कि यह फिर कोई जाल हो सकता है। तब मैं उसे होटल में बिताए गए उन पलों की याद दिलाती है जब कई सालों बाद उसने पहली बार किसी पर भरोसा किया था। दोनों ने पहली बार सच में किसी दूसरे इंसान से दिल से जुड़ाव महसूस किया था। शायद इसी वजह से रे फोन काटने के बजाय मे की बातें सुनता रहता है। आखिरकार दिल दिमाग पर भारी पड़ जाता है। रे उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक सुनसान रेस्टोरेंट में मिलने का फैसला करते हैं। फोन रखने से पहले मैं उसे वह चिट्ठी याद दिलाती है जो उसने होटल में छोड़ी थी। मैं ऐसी औरत नहीं हूं जिस पर तुम भरोसा कर सको। मुलाकात के दिन ट्रेंट मे के कपड़ों में एक छुपा हुआ माइक्रोफोन लगा देता है। साथ ही वह रेस्टोरेंट के चारों तरफ स्नाइपर तैनात कर देता है। जैसे ही उन्हें रे की आवाज सुनाई देगी, वे उसे मार देंगे। लेकिन मे को जाने से पहले ट्रेंट अपनी हदें और पार कर देता है। वह कहता है कि जॉय के खत्म होने के बाद वह मे को मजबूर करेगा कि वह उससे प्यार करे और उसके साथ परिवार बनाए। इसके बाद वह जबरदस्ती उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन मे सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। गुस्से में ट्रेंट बंदूक निकालकर उसके सिर पर तान देता है। फिर भी मैं डरती नहीं। वह कहती है कि अगर उसने गोली चला दी तो उसे अकेले रे का सामना करना पड़ेगा। और ट्रेंट भी यह अच्छी तरह जानता था कि वह कितना खतरनाक है।
आखिरकार में रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। बाहर स्नाइपर हर हलचल पर नजर रख रहे थे, लेकिन जब सब कुछ जाल के लिए तैयार लगता है तब रे एक बार फिर सबको चौंका देता है। वह पहले ही खतरे को समझ जाता है। अचानक अफरा तफरी मचती है और रेव में वहां से भाग निकलते हैं। वे नाव में बैठकर भाग जाते हैं, इससे पहले कि ट्रेंट कुछ कर पाता। अब ट्रेंट पूरी तरह रे को पकड़ने के जुनून में पागल हो चुका था। वह पूरी रात रे और मे की आखिरी फोन कॉल बार बार सुनता रहता है। वह किसी ऐसे सुराग की तलाश में था जिससे रे का ठिकाना मिल सके। आखिर उसे एक जरूरी बात समझ आती है। फोन कॉल के पीछे बस स्टॉप और एक पब्लिक फोन की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी के आधार पर वह अंदाजा लगा लेता है कि रे कहाँ छिपा हो सकता है। उधर रे और मे इस बात से अनजान लंबे समय बाद पहली बार शांति से एक रात साथ बिताते हैं। दोनों को ऐसा लगने लगता है कि शायद वे सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। सुबह मेरे से कहती है कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उससे पहले उसे अपना अधूरा बदला पूरा करना होगा और जॉय को खत्म करना होगा। उसे समझाने की कोशिश करता है। वह मे को उसके माता पिता की तस्वीर वाला लॉकेट वापस देता है और कहता है कि उसके माता पिता कभी नहीं चाहते कि वह पूरी जिंदगी नफरत में जले। वह खुश रहने की हकदार है, लेकिन मे के लिए अपने अतीत को भूलना आसान नहीं था। उसी समय कई गाड़ियां उनके ठिकाने को घेर लेती हैं। ट्रेंट आखिरकार उन्हें ढूंढ चुका था। रे तुरंत छिपाए हुए बम सक्रिय कर देता है। जोरदार धमाकों से कई पुलिस गाड़ियां उड़ जाती हैं और दुश्मनों की चाल कुछ देर के लिए रुक जाती है। फिर भी ट्रेंट बिना डरे आगे बढ़ता रहता है। वह कहता है कि अब उसे रे की सारी चालें पता है, लेकिन तभी एक और धमाका उसे पूरी तरह चौंका देता है। फिर भी ट्रेंट अपने बमों की मदद से अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है। तब वह अपना असली खेल बताता है। मे के सिगरेट केस में उसने छुपकर एक बम लगा दिया था। उसमें मरकरी सेंसर था जो हल्का सा हिलने पर भी फट सकता था। ट्रेंट हंसते हुए कहता है कि रे हमेशा हार जाता है क्योंकि वह दूसरों को बचाने की कोशिश करना नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपनी घमंड में वह एक बड़ी गलती कर बैठता है। बिना ध्यान दिए वह रे द्वारा लगाए गए जाल पर पैर रख देता है। अचानक धमाका होता है और ट्रेंट हवा में उछल जाता है। रे तुरंत बम वाले डिब्बे से छुटकारा पाता है और मे के साथ छिपे हुए रास्ते से भाग निकलता है। उनकी बिल्ली क्रोनो भी उनके साथ बच निकलती है। कुछ ही पलों बाद पूरा ठिकाना एक विशाल धमाके में खत्म हो जाता है। ट्रेंट की आवाज गूंजती है, तुम्हें मेरा करियर बर्बाद नहीं करना चाहिए था। अब हमारी हालत देखो बेवकूफ। मुझे पता है कि तुम आज भी अतीत को नहीं भूले हो। रे, ये यादें तुम्हें अंदर से खत्म कर रही हैं, है ना? तुम यह सोचकर जी नहीं पा रहे कि तुम्हारी वजह से मासूम लोग मारे गए। अगली सुबह जॉय खबरें पढ़ रहा होता है। उसे पूरा यकीन था कि रे और मे आखिरकार मर चुके हैं। खुश होकर वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है। उसे लगता है कि उसका बुरा सपना अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एक रहस्यमयी पैकेट मिलता है। जब वह उसे खोलता है तो अंदर में के माता पिता का लॉकेट होता है और तभी अचानक एक भयानक धमाका होता है। जोरदार विस्फोट पूरे गोदाम को उड़ा देता है जहां जॉय मौजूद था। धन्यवाद। गोदाम में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत। तुम्हारा भगवान बहुत अच्छा है, कमीनी। आखिर में कहानी खत्म होती है रे और मे के साथ। दोनों उस हिंसा, अपराध बोध और बर्बादी को पीछे छोड़ देते हैं जिसने सालों तक उनकी जिंदगी को अंधेरे में रखा था। सब कुछ खो देने के बाद अब वे नफरत से दूर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। वे उस अंधेरे से दूर जाना चाहते हैं जो इतने लंबे समय से उनका पीछा कर रहा था। और इसी तरह स्पेशलिस्ट की कहानी खत्म होती है।